लोगों को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप लोगों के को इतने अच्छे मार्गदर्शक और शुभचिंतक और शिक्षक मिले हैं। मैं सचमुच में मेरी कल्पना से परे था कि इतनी शानदार स्थिति आपके इस महाविद्यालय में पत्रकारिता के छात्रों की होगी। तो मैं और आप लोगों को इसलिए भी आप लोग खासतौर पर आप लोगों की जो पीढ़ी है वो इसलिए भी भाग्यशाली है कि कम से कम पत्रकारिता पढ़ाने के लिए आपके पास छात्र शिक्षक हैं, पढ़ने के लिए कॉलेज हैं, लेबोरेटरीज़ हैं, सिलेबस है, यूनिवर्सिटी है जो अब बाकायदा पत्रकारिता पढ़ा रहे हैं। उनके विभाग हैं, टेलीविज़न न्यूज़ पढ़ा रहे हैं, चैनल कैसे चलते हैं वो पढ़ा रहे हैं, रेडियो स्टेशन कैसे निकलते हैं वो पढ़ा रहे हैं, अखबार कैसे निकलते हैं और वो पढ़ाया जा रहा है। जो बात है कल की, कल हमारे साथ ऐसा नहीं था। और मैं कल कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। ये साल मेरी पत्रकारिता का 40वां साल है। तो पता नहीं आप लोगों ने आपातकाल का नाम सुना है या नहीं सुना है। 1975 में देश में आपातकाल लगा था और तब पत्रकारों पर सेंसरशिप थोपी गई थी। सेंसरशिप का मतलब ये होता था कि आप अपनी मर्जी से, जो हम लोग जब उस समय छोटे से अखबार में थे, अखबार में खबर छापने की आज़ादी नहीं थी। हर शाम मैं बहुत ही एक छोटे से ज़िले में रिपोर्टर था और हर शाम ज़िला कलेक्टर को एक जो खबरें हमें छापनी होती थी वो भेजनी पड़ती थी। जब उस पर उसकी मोहर लग जाती थी तभी हम छाप पाते थे और संपादकीय मर्जी से भी तभी छपते थे जब उस पर ज़िला कलेक्टर या कोई अधिकारी, उस पर अनुमति, सक्षम अधिकारी अनुमति लगा देता था। तो अपनी युवावस्था में जो आक्रोश उस वक्त फूटा, बस उसी से पत्रकारिता की शुरुआत हुई। विचारों की जो क्रांति हुई और उसमें जो जिन लोगों ने पत्रकारिता में वो आए वो आज बहुत सारे मेरे साथी हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि अब देश में कभी दोबारा ऐसी स्थिति बनेगी, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले ले जाना चाहता हूँ आपको। आप लोगों ने पढ़ा होगा कल जो था आज़ादी के पहले जो हमारे पत्रकार थे वो ना किसी रोज़गार के लिए पत्रकारिता में आए थे, ना किसी नौकरी के लिए आए थे, ना बच्चों का पेट पालने के लिए आए थे। उस वक्त एक ही जो चीज़ थी कि किसी तरह से भी देश को आज़ाद कराना है, किसी तरह से भी आज़ादी के आंदोलन को मजबूत करना है। तो वो जो भाव था वो एक मिशन का भाव था। आप में से अभी हिंदी पत्रकारिता और अंग्रेज़ी पत्रकारिता दोनों भाषाओं के छात्र होंगे, लेकिन उस समय मैं आपको बताऊं, हिंदी पत्रकारिता और हिंदी खासतौर पर, हिंदी उस वक्त एक भाषा के तौर पर नहीं थी। हिंदी एक आंदोलन बन गई थी और पूरे देश को जोड़ने की जो बात थी, सारे देश को एक कर दिया था। मैं कल की बात जो कर रहा हूँ, मैं कल से बात अपनी शुरू कर रहा हूँ। पत्रकारिता कल, आज और कल जो आपका विषय है, उस समय आज़ादी के दौर में लगे लोग, शहीद बाद में हो गए, क्रांतिकारी, देशभक्त, राजनेता, साहित्यकार, पत्रकार, सभी ने हिंदी को एक ऐसा अस्त्र बनाया था, ऐसा हथियार बनाया था जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई। तो जिस कारोबार या जिस मिशन की शुरुआत इतनी पवित्रता से हुई हो और आप सब लोग अगली पीढ़ी में उसके छात्र हों, आप अपने इस अतीत पर गर्व कर सकते हैं। मुझे याद आता है उस दौर में जो पत्रकार थे, जो क्रांतिकारी थे, कई बड़े क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने पत्रकारिता के साथ शुरुआत की। सरदार भगत सिंह का नाम आप में से सबने सुना होगा, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो बुनियादी तौर पर एक पत्रकार थे और दिल्ली शहर में एक रिपोर्टर के तौर पर बाकायदा उन्होंने काम किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, वो भी जितने बड़े क्रांतिकारी थे उससे बड़े पत्रकार थे।
तो उस दौर में आज़ादी के आंदोलन में हिंदी को, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने माध्यम बनाया था, वो कहते थे कि मैं हिंदी, ठेठ हिंदी, खून हिंदी, ज़ात हिंदी हूँ, यही मज़हब, यही फ़र्क़ा, यही है ख़ानदान मेरा। तो हिंदी एक ऐसा प्रतीक था उस दौर में, एक 16-17 बरस का एक क्रांतिकारी था जिसके शरीर पर, जिसकी देह पर मूछ भी नहीं आई थी, किशोर था, और अंग्रेज़ों ने उसको फांसी चढ़ा दिया था। 17 साल का बच्चा, किशोर, और देश के लिए वो जब वो जिस दिन उसको फांसी हो रही थी, तो हमारे क्रांतिकारियों ने और पत्रकारों ने उसे कुछ इस अंदाज में जो विदाई दी थी वो हिंदी के ज़रिए दी थी। उन्होंने लिखा था जिस दिन उसको फांसी हो रही थी, फ़ख्र है भारत को एक करतार तू जाता है आज, जगत और पिंगले को भी साथ ले जाता है आज। 2 और लोग थे जिनको फांसी हो रही थी। हम तुम्हारे मिशन को पूरा करेंगे संगियो, कसम हर हिंदी तुम्हारे खून की खाता है आज। तो जो हिंदी शब्द है इसमें, इसका मतलब हर हिंदुस्तानी का एक जो दिल था उसमें, इन भावनाओं में था, केवल भाषा नहीं थी। लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन मैं अब तेज़ी के साथ कुछ आगे बढ़ता हूँ। जब हम लोगों ने शुरुआत की तो सचमुच में हमें ना कोई पढ़ाने वाला था, ना कोई बताने वाला था, ना कोई गाइड करने वाला था। और ऐसे ही दौर में जब मुझे एक बड़े शहर के दैनिक अखबार में, बहुत बड़े अखबार में मुझे नौकरी मिली, तो जब मैं नौकरी मैंने ज्वाइन की और 4-6 महीने के बाद लौट के आया छुट्टी पर, तो दोस्त लोगों ने पूछा भाई कहाँ हो, बहुत दिनों बाद दिखे। मैंने कहा हाँ जी, मैं उप संपादक हो गया हूँ अखबार में। अच्छा, तो क्या करते हो? मैंने कहा जी अखबार निकालता हूँ, खबर लिखा पढ़ता हूँ। नहीं, बोले और तो ठीक है, मगर जुगाड़ क्या है? यानी उस वक्त लोग ये नहीं समझते थे कि पत्रकारिता एक पूर्णकालिक आमदनी का जरिया हो सकती है। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि उस दौर की अगर हम लोगों की दास्तान आप सुनेंगे तो वो संघर्ष की एक ऐसी दास्तान है कि आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छी स्थिति में। जो सज्जन मुझे पत्रकारिता में लाए थे, अगर आप लोगों ने सुना है, काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था, काकोरी केस हुआ था, उसके एक उससे जुड़े हुए क्रांतिकारी थे। तो कुछ उन्होंने कहीं मेरा लेख वेख पढ़ा होगा, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि जी आप हमारे लिए अपने ज़िले से समाचार भेजेंगे, हिंदी आपकी अच्छी है। मैंने कहा भेजूँगा, बिल्कुल भेजूँगा। तो मैंने कहा कि क्या मिलेगा मुझे? तो वो चौंक गए, मिलेगा? मैं समझा नहीं। मैंने कहा भाई मैं पढ़ रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ रहा हूँ अभी, मेरे खर्चा, मेरे पिताजी शिक्षक हैं और मैं अपना पढ़ाई का खर्चा मुझे खुद निकालना होता है, तो कुछ तो आप देंगे ना। बोले बेटे अगर हम लोग ये सोचते तो ये देश आज़ादी ना होता। बम बनाने का प्रयास कर रहे थे, वो उनका एक हाथ कटा हुआ था, यहाँ से कंधे से नहीं था, तो उन्होंने वो कुर्ते की एक बाँह लटकती रहती थी, उन्होंने वो बाँह उठाई ऐसे और करके दिखाया कि देखो ये मेरी बाँह जो है इस बम बनाने के प्रयास में चली गई थी, फट गया था मेरे हाथ में बम। उसके बाद मैंने शादी नहीं की, देश की आज़ादी के आंदोलन में रहे, और आज मेरी उम्र 80 साल की है। आज भी मैं इस अखबार से कोई पैसा नहीं लेता हूँ। अब मेरी स्थिति, एक तरफ तो मैं मन श्रद्धा से भरा हुआ था, मैं चाहता था कि मैं उनको प्रणाम करूं, उनके पैर छूऊं, उनके चरणों में बैठ जाऊं। दूसरी तरफ मेरा मन हो रहा था कि मैं एक गरीब शिक्षक का बेटा हूं, पढ़ाई का खर्च मुझे निकालना है, पत्रकारिता मुझे करना है 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, क्योंकि पत्रकारिता कोई अंशकालिक नहीं होती। अगर आप रिपोर्टर हैं तो फिर रिपोर्टर हैं, और वो रिपोर्टर ऐसे नहीं है कि घंटों में बंधे हुए, वो आप 24 घंटे हैं। तो उस वक्त तो केवल अखबार ही होते थे, रेडियो भी उस समय बाद में उस तरह से नहीं आया था रेडियो भी।
तो एक मैं फिर भी मेरी ज़बान से निकला कि वो तो ठीक है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मगर मुझे भी कुछ चाहिए। मैं जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर काफ़ी, मेरे पिताजी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मेरी साइकिल पंचर हो जाती है, कभी कभी वो चैन टूट जाती है, मुझे रफ पैड खरीदने पड़ते हैं, कुछ और भी इस तरह के जो खर्चे हैं मेरे। तो बोले अच्छा ठीक है, फिर हम तनख्वाह तो नहीं कहेंगे उसको, आपको हम 5 रुपये महीने दे दिया करेंगे। सो देन पहली जो पेड पत्रकारिता, मतलब जो उन्होंने मुझे भुगतान किया मेरे अखबारों के लिए, वो पैसा नहीं था, सैलरी नहीं थी, लेकिन मेरी नज़र में 5 रुपये वो इतना बड़ा अर्थ रखते थे कि मैं जीवन भर उन 5 रुपये को भूल नहीं पाया। मैं आपको इसलिए पुरानी चीज़ बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने संघर्षों की दास्तान सुनाने के लिए आपके पास आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस दौर से हिंदुस्तान की पत्रकारिता गुजरी है और कैसे हम लोगों ने वो दौर देखा है, और आप लोग जहाँ हैं वो एक बहुत ही चुनौती भरा काल है, और आप लोग देश के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि 1959 में जब भारत में टेलीविज़न आया, उस समय दुनिया में, यानी अमेरिका से अगर हम तुलना करें, क्योंकि दुनिया का दूसरा लोकतांत्रिक देश अमेरिका है, तो अमेरिका में उसके 50 साल पहले टेलीविज़न आ गया था। 1959 में के 50 साल पहले, और 1959 में जब हमारे यहाँ पहले 5 सेट आए, उस समय अमेरिका में कई करोड़ टेलीविज़न सेट घरों में थे, और औसतन एक घर में 2-2 टेलीविज़न सेट थे। हमारे यहाँ शुरुआत में बड़ा विरोध हुआ था, ये बड़ा अमीरी का प्रतीक है, अय्याशी का प्रतीक है, अमीरों के ड्राइंग रूम की शोभा है, भारत जैसे गरीब देश में ये माध्यम नहीं होना चाहिए। आंदोलन होते थे, संसद में बहस हुई, टेलीविज़न क्यों आना चाहिए। लेकिन शुक्र उस दौर की सरकार का फैसला हुआ, और इसकी वजह से हम आज सब इस इंडस्ट्री से जुड़े बैठे हैं। तो लोकप्रियता का आलम यह था कि जब मैंने जयपुर में खबरें पढ़ना शुरू किया, मैं सिर्फ अपने अनुभव, इसलिए कि आपको जब कोई आदमी अपने अनुभव से जोड़ता है तो शायद आपके ज़्यादा आसानी से समझ में बात आती है। मेरे पास एक स्कूटर होने लगा था उस समय, और पत्रकार के पास स्कूटर होना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। ये बात 80-85 की है, और मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरी मदर इन लॉ जो होने वाली थी, जो उन्होंने मेरी शादी तय कर दी, क्योंकि 4 फिगर में मेरी सैलरी थी। उस समय 4 फिगर में सैलरी यानी 1000 रुपये, तो मुझे 1300-1400 रुपये मिलते थे। मेरे फादर इन लॉ बाहर थे कहीं पे, जब लौट के आए तो कई दिन तक घर में महाभारत होता रहा कि एक पत्रकार कैसे खिला पाएगा बेटी को, शादी क्यों कर दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, लड़के के पास स्कूटर है। लड़का जो है 4 फिगर में सैलरी है उस समय, जिला कलेक्टर को तनख्वाह कम मिलती थी उस समय, उसकी भी तनख्वाह करीब करीब ऐसे ही होती थी। तो और एक पोर्टेबल टीवी भी है फिलिप्स का, हम तो देख के आए हैं, ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, यकीन ही नहीं हुआ उनको, मेरे फादर इन लॉ, और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में है। वो क्रॉस चेक करने के लिए 800 किलोमीटर का सफ़र तय करके जयपुर आए। एक दिन वो होटल में रुक सकते थे, वो एक बहुत बड़े पद पे थे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो घर पे ही रुकूंगा। वो क्रॉस चेक करना चाहते थे कि मेरे पास टेलीविज़न है कि नहीं, मेरे पास 2-in-1 है कि नहीं, और मेरे पास स्कूटर है कि नहीं। जब चलने लगे तो बोले कि राजेश तुम्हारी मम्मी की पसंद ठीक है। तो उस दौर में, लेकिन देखिए आज़ादी क्या थी, टेलीविज़न पत्रकारिता की आज़ादी ये थी कि जो कंटेंट हम दूरदर्शन पर दिखाते थे उस वक्त, पूरे मेरे पास जो जयपुर में स्कूटर था, वो खबरें पढ़ने के कारण लोग इतना जानते थे कि वो आए दिन भी, पुराना स्कूटर था, ख़राब हो जाता था, तो जयपुर की किसी भी सड़क पर मैं वो स्कूटर छोड़ दूं, लोग पहचानते थे कि ये उनका स्कूटर है।